दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित विभिन्न नई जानकारियां। हमारी कोशिश होती है कि इन जानकारियों को सही समय तक अपने किसानों तक पहुंचाएं, ताकि वो इनका उचित इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें और देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार झा हमें जानकारी दे रहे हैं तिलहन के बारे में। तिलहन को लेकर अभी भी हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हैं और अपनी ज़रूरतों के लिए हमें विदेशों से तिलहन को आयात करना पड़ता है। इसीलिए किसानों को भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है कि कैसे वो तिलहन को ज़्यादा से ज़्यादा फसल के रूप में ले सकें। आइए जानते हैं कि क्या जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर झा। सीधे ले चलते हैं आपको कृषि भवन में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो। खाद्य तेल हमारे भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बिना इसके हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम अच्छा स्वादिष्ट भोजन कर सकें। ये हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। आज हम अपने घरेलू ज़रूरतों का लगभग 55% आयात करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी विदेशी मुद्रा का हम खर्च करते हैं, तब जा कर के हमारी ये ज़रूरतें पूरा हो पाती हैं। तो जहाँ हमारा पहला कार्यक्रम है कि उन्नत किस्मों का विकास करना, तो उन्नत किस्मों के विकास की बात जहाँ हम करते हैं तो तिलहनी की जो कुल फसलें हैं, 9 फसलें हैं तिलहनी फसलें, जो वार्षिक तिलहनी फसलें कहलाती हैं। इसमें हमने पाम तेल को नहीं शामिल किया है, कोकोनट को नहीं शामिल किया है। इसके अलावा जो हमारी चावल की भूसी से तेल तैयार किया जा रहा है खाने के लिए, चाहे कपास के बीज से जो तेल तैयार किए जाते हैं खाने के लिए, तो मुख्य रूप से जो 9 वार्षिक तिलहनी फसलें हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो खाद्य के रूप में इस्तेमाल होती हैं और 2 जो हैं वो औद्योगिक रूप में इस्तेमाल जिनका होता है। तो जो सरसों है, राई सरसों की फसल है, मूंगफली की फसल है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, कुसुम है, अलसी है, अरंड है, तिल है, राम तिल है। तो ये जो मुख्य वार्षिक फसलें हैं, इन पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने 4 संस्थानों के माध्यम से अनवरत अनुसंधान का कार्यक्रम कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा काम रहता है उन्नत किस्मों के बीजों का विकास करना। पिछले 10 साल में लगभग हमने 360
उन्नत किस्में तिलहनी फसलों की, जिसमें विभिन्न तिलहनी फसलें जो मैंने आपको अभी अभी बताया था उनके किस्मों का विकास किया गया है। 360 किस्में लगभग हमने विकास किया है जो उन्नत हैं, अधिक पैदावार देने वाली हैं, या जिनमें जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सूखा की समस्या आ रही है, या जिसमें रोग की समस्या आ रही है, तो इनसे लड़ने में भी सक्षम जो किस्में हैं उनका विकास किया जा रहा है। जो भी उन्नत किस्में विकसित हो जाएंगी वो वही किस्में रहेंगी जो किसानों के बीच में लोकप्रिय हैं, लेकिन उसमें कुछ एक दो गुणों को हम और समाविष्ट करके चाहते हैं कि किसानों के बीच में वो जाए और लोग उसका लाभ उठाएं। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। दिल्ली स्थित पूसा में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जाकिर हुसैन से अब जानते हैं टमाटर की खेती के बारे में। टमाटर की बात करें तो ये हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें इससे काफ़ी लाभ भी होता है। लेकिन टमाटर की खेती करते हुए किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, कैसे खुले खेत में टमाटर की खेती करें या फिर नेट हाउस से कैसे हमारे किसान लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कब इसे रोपाई करें। इसके बाद कौन सी किस्मों का चयन करें जो सबसे ज्यादा फल दे। फिर जो किस्म लगा रहे हैं वह रोग नियंत्रण से मुक्त है या नहीं। मैं अपने जो टमाटर के शोध क्षेत्र, इसमें हमने जो मरोड़िया रोगरोधी जो टोमेटो लीफ कर्ल की प्रजातियां हैं वो संकर किस्में लगाई हुई हैं। और आप सभी जानते हैं कि अगर पहले खरीफ में ये रोग बहुत ही विनाशकारी है फसल के लिए। अगर आप अगस्त में रोपाई करते हैं और अगर आपकी फसल में रोगरोधीता नहीं है, मरोड़िया रोगरोधीता नहीं है, तो आपकी पैदावार बिल्कुल शून्य तक हो जाती है। प्रजनन द्वारा जो रोगरोधीता है वो हमने अपनी पूसा की वैरायटी हैं, पूसा रूबी, पूसा रोहिणी, पूसा 120, उनमें हमने इस चीज़ को रोगरोधीता को डाला है और उससे हमने जो ये संकर प्रजाति और प्रजातियां हैं वो डेवलप की हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये हमारी अगस्त सितंबर की रोपी हुई फसल है और ये 80, 90, 100 टन तक हम पैदावार हम लेते हैं। और अगर आप इसमें रोगरोधी नहीं है तो उसमें आपकी 2, 4, 5 टन तक पैदावार रह जाती है। तो ये बहुत ही उपयुक्त फसल है किसानों के लिए। अगर ये जो वैरायटी और संकर प्रजातियां हैं, इनका अगर किसान अगस्त से लेके अगस्त में भी रोपाई कर सकता है, सितंबर में भी रोपाई कर सकता है, अक्टूबर में भी रोपाई कर सकता है और नवंबर, दिसंबर से फरवरी तक इसकी रोपाई कर सकता है। अगर आपके फ्रेश में जो भाव में मंडी में भाव अच्छा है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक अच्छा भाव मिल जाता है किसानों को, तो आप मंडी में ले जा सकते हैं। अगर उसके बाद जब भाव गिरता है तो आप जो प्रोसेसिंग प्लांट है, टोमेटो प्रोसेसिंग जो प्लांट है, इंडस्ट्री हैं, उनसे आप वो करके तो आप उनको बेच सकते हैं। चाहे जैसे कि लागत तो खैर उसका भाव तो कम हो जाएगा, लेकिन आपको जो है कहीं नुकसान नहीं होगा, टमाटर फेंकना नहीं पड़ेगा। मशरूम पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। अभी भी हमारे देश में जितनी मशरूम की मांग है उस हिसाब से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसीलिए किसानों के लिए इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा अवसर है। वो किसान जिनके पास कम भूमि है या फिर भूमिहीन है, उनके लिए मशरूम की खेती किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अलावा बड़े क्षेत्र में भी हमारे किसान मशरूम की खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई गुना लाभ भी उन्हें प्राप्त होता है। आइए देखते हैं मशरूम की खेती से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। रस्सियों पर झूलते मशरूम के इन बैगों के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम इसी कहानी का लाइट, कैमरा, एक्शन करने वाले हैं। पौष्टिक गुणों से भरपूर मशरूम में
प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें औषधीय और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। अधिक प्रोटीन के कारण ही इसे शाकाहारियों का वरदान माना जाता है। ऑयस्टर को ढींगरी भी कहा जाता है। ढींगरी का मतलब है जीव। चूंकि ऑयस्टर मशरूम जीव की तरह ही बैग से बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम ढींगरी रखा गया है। यहाँ के किसान भाई जो महाराष्ट्र के हैं, बहुत सारे यहाँ ओस्टर मशरूम का प्रोडक्शन करते। अभी देख लिया तो ये ओस्टर मशरूम 4 प्रकार के मशरूम हम कल्टीवेशन कर सकते। तो उसमें बटन मशरूम है, ओस्टर मशरूम है, उसको ढींगरी भी बोलते। उसके बाद जो वाइट मशरूम है वो भी कल्टीवेशन कर सकते। उसमें शिटाके मशरूम के बाद ये जो हमारा ओस्टर मशरूम सेकंड नंबर पे आ जाता है। और इसका जो कंजम्पशन है जो पूरा वर्ल्ड का, तो उसमें सबसे ज़्यादा चाइना का है। और उसके बाद हमारा इंडिया में भी बहुत सारे लोग मशरूम का कंजम्पशन करते हैं। जो किसान भाई है इसको कम दामत में इसको प्रोडक्शन कर सकते। तो ये जो इसका कल्टीवेशन है तो लगभग 300 बैग का यहाँ हमारे यहाँ से केवीके से इन्होंने जब ट्रेनिंग लिया, जो कृषि और किसान मंत्रालय है उसके माध्यम से हम कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे ट्रेनिंग लेते। तो इसमें हमने ये ढींगरी मशरूम का फार्मर के लिए एक ट्रेनिंग रखा था। उसमें हमने यहाँ ट्रेनिंग देके जो फार्मर अभी ट्रेन हो गए तो उन्होंने ये प्रोडक्शन यहाँ पर चालू कर दिया। और ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे और इसका प्रोडक्शन लेके यहाँ पर जो मार्केट्स है तो उसको वो सप्लाई कर रहे। तो इसका जो बेनिफिट्स है वो फार्मर को भी अच्छी तरह मिलता है। मशरूम की शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 घंटे है। रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो 2-3 दिन तक खराब नहीं होगी। वैसे आप चाहें तो धूप में सुखाकर इसे 12 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन सर्दियों और बरसात के मौसम में धूप कम होती है तो सुखाने में परेशानी हो सकती है। कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात उन किसानों से करवाते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में या फिर पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार को अपना रहे हैं, नई विधि को अपना रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बकरी पालन के बारे में। कैसे हमारे आज के जो सफल किसान हैं वो बकरी पालन को व्यावसायिक रूप से अपना रहे हैं और इसे नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं। कैसे उनसे अन्य लोग भी प्रेरित हो रहे हैं, आइए जानते हैं। बकरी आकार में छोटी और शांत स्वभाव वाली होती है, इसीलिए इसे रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। ये हर तरह की जलवायु में रह सकती है और किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या झाड़ियों को खा सकती है। इसी कारण दूसरे पशुओं के मुकाबले बकरी पालना कम खर्चीला है। ये साल में 2 बार भी बच्चे को जन्म दे सकती है और इसके मेमने जल्द तैयार हो जाते हैं। बकरी जिन झाड़ियों, घास और पत्तियों को खाती है वो कई तरह के औषधीय गुण लिए होती है।
ये गुण बकरी के दूध में भी चले जाते हैं। महाराष्ट्र के विनायक नरावड़े पिछले 15 साल से विदेशी बकरियां पाल रहे हैं। दूध के लिए सानिन नस्लें और मीट के लिए अफ्रीकन बोर। हमने सोचा कि क्यों ना हम बकरी का दूध सेल करें। फार्मर को ये ऐसा नया जो है वो करता नहीं है। अभी बकरी पालन में मैंने जैसे किया, मुझे अच्छा सा मुनाफा मिला, मेरी साल की आमदनी बढ़ गई, मैं उसमें डेवलपमेंट करने लगा। इसके बराबर जब मेरे पास कोई फार्मर आता है या नया यंग जनरेशन आता है और जो पूछते हैं कि हमें ये बिज़नेस करना है तो हमें कैसा करना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ साल बच्चों को, जो यंग जनरेशन है उनको और कुछ फार्मर्स को प्रशिक्षण दिया हमने, या उनको सिखाया बकरी पालन कैसा करना है। बकरी पालन करते टाइम पे तुम खुद कितना काम कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी तक लोग जानवर आप संभाल सकते हैं, उनका डेली एक्सपेंसेस कैसा निकालना है, उसको कैसे कम करना है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ फार्मर को सिखाया। बकरी पालन में हमें शासन से, यानी पूरी भारत सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फार्मर के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है। अभी नया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 100 बकरी से 500 बकरी तक फार्म बनाने के लिए, अगर आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट 10 लाख की सब्सिडी दे रहे, 50% सब्सिडी दे रहे, ताकि 100% सब्सिडी है वो, 50% नहीं। इसको हम फार्मर को बताते हैं और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सा स्कीम है ये, जो ब्रीड डेवलपमेंट में है, मिल्क डेवलपमेंट में है और मीट डेवलपमेंट में शासन का अच्छा सा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का स्कीम है। वैसे तो हमारे किसान हजारों साल से बकरियां पाल रहे हैं, लेकिन इसे प्रमुख व्यवसाय के तौर पर कभी लिया ही नहीं गया। आज जिस तरह पशुपालन की अहमियत बढ़ रही है, उसे देखते हुए बहुत से किसान अब पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय मानने लगे हैं। विनायक नरावड़े का प्रमुख व्यवसाय भी बकरी पालन ही है। 15 साल के दौरान उन्होंने खुद का एक बाजार विकसित कर लिया है। उनकी सप्लाई मुंबई, गोवा और चेन्नई तक है। हमने सानेन ब्रीड, अफ्रीकन बोर और सानेन से सिलेक्शन क्यों किया? जब हम दूध यानी डेली अर्निंग मिलता है, हमें एटीएम जैसा पैसा मिलता है, मीट में हमें कुछ देर के बाद पैसा मिलता है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हमें डेली दूध सेल करें और डेली हमें पैसा मिल जाए, इसलिए हमने स्टार्ट किया। पहले टाइम में हमें तकलीफ आ गई, जो कि दूध, बकरी का दूध विलेज में कोई लेता नहीं है, तो उसे सिटी में हमें सेल करने के लिए ट्राई करना पड़ा। पहले हम प्रेफरेंस दिया बॉम्बे को। बॉम्बे में हम बाय बस से, पहले स्टार्टिंग में बस से हम दूध का पार्सल पैक करते थे और बस में भेजा जाता था, उसको टाइम जाता था। अब भी हम उसके बाद जो अपडेट किया है वो हम दूध मिल्क वैन में हम वो बॉम्बे, गोवा और चेन्नई तक मिल्क सपोर्ट करते हैं। हम सानेन में एवरेजली जब दूध निकालते थे तो पहले हमें आधा लीटर से ऊपर नहीं मिलता था एक बकरी के पीछे, तो हमने स्टार्ट किया उसका स्टडी करने के लिए, उसका न्यूट्रिशन चेंज किया, उसका खाना बढ़ाया जिसका यूटिलाइजेशन मिल्क में हो जाए। ऐसे हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और हमें उसमें सक्सेस मिला और हमारी बकरी दिन में 2 लीटर से 3 लीटर तक दूध देती है। इस दूध को हम पाउच पैकिंग 1 लीटर, हाफ लीटर और 250 ml में करते हैं और जैसी रिक्वायरमेंट है हमारे कस्टमर की, उनको हम सपोर्ट करते हैं। एक जमाना था जब गांवों में बकरी पालने का आम रिवाज था, फिर धीरे धीरे ये रिवाज खत्म होता गया। आज के दौर में जबकि हर काम व्यवसाय का रूप ले रहा है, बकरी पालन भी व्यवस्थित तरीके से होने लगा है। इसके लिए बकायदा फार्म बनाए जा रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सरकार की ओर से सहायता भी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत कुछ राज्य में ये सहायता 100% तक पहुंच जाती है। आज हम जब भी बकरी पालन के बारे में सोचते थे तो लोग सबसे पहले ये सोचते थे कि एग्रीकल्चर, खेती हमारा मेन बिजनेस है और ये बकरी पालन या मुर्गी पालन ये हमारा सेकेंडरी बिजनेस है। तो सेकेंडरी ही हम उसको सोचते थे, कभी हमने ये नहीं सोचा कि एज अ प्राइमरी बिजनेस हमारा ये मुख्य बिजनेस भी हो सकता है।
तो जब भी आज हम देखते हैं बहुत सारे यूथ अभी ये बकरी पालन में आ रहे हैं और ये सारे यूथ एज अ प्राइमरी बिजनेस उनका मुख्य व्यवसाय करके ये लोग अभी बकरी पालन करना चाह रहे हैं। जब भी आप बकरी पालन के बारे में सोचते हो तो ICR इंस्टीट्यूट से, KVK से, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, ऐसे अच्छे जगह पे जाके आप अगर बकरी पालन का अच्छा सा ट्रेनिंग ले सकते हैं तो आप वहाँ पे जाओ, अच्छा सा ट्रेनिंग ले लो। आप कम से कम 8 से 10 फार्म्स को विजिट करो और हो सकता है तो आप 6-7 दिन का वहाँ पे जाके पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे तो आप डेफिनेटली बकरी पालन का अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब हम बकरी पालन के बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो बकरी पालन बिजनेस मेजरली 3 रीज़न से होता है। पहला होता है मीट पर्पज़, दूसरा होता है मिल्क पर्पज़ और तीसरा होता है कि ब्रीडिंग फार्म्स। सो ये तीनों इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मीट पर्पज़ के लिए आप देखना चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा लोग अभी नॉन वेजिटेरियन है और बकरी का मीट सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मीट पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। जब हम मिल्क की बात करते हैं तो बकरी को आज हमारे भारत में 3 से 4 लीटर दूध देने वाली बकरियां अभी अवेलेबल है और अगर ये 3 से 4 लीटर का दूध हम देखते हैं तो आज बॉम्बे है, चेन्नई है, गोवा है, यहाँ पे जगह पे जब हम महाराष्ट्र से, पुणे से दूध बेचते हैं तो वो 175 रुपीज़ पर लीटर का कॉस्ट उसे मिलता है। तो बहुत ही अच्छा इनकम दूध से भी होता है, तो आप दूध पे भी फोकस कर सकते हैं। हमारे किसी दोस्त को नया बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना है या पुराने हमारा बकरी पालन का बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो आप ज़रूर ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लें। गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या बाकी की एजेंसी हो, बहुत सारी सब्सिडी की स्कीम्स अभी बकरी पालन के लिए शुरू है, जैसे NLM है, RKVY है और बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है। तो मैं सभी फार्मर से सूचित करना चाहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के लिए सेकेंडरी बिजनेस तो बकरी पालन कर ही सकते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छी आमदनी चाहिए तो आप एज अ मेन बिजनेस करके भी आप बकरी पालन को शुरू करें। आपको जब भी कुछ हेल्प चाहिए, KVK यूनिवर्सिटी और ये सारी यंत्रणाएं आपके सेवा में हाजिर है। 20वीं पशुधन गणना बताती है कि हमारे देश में बकरियों की कुल संख्या 15 करोड़ के आसपास है। ये 19वीं गणना से 10% ज्यादा थी। इसका मतलब हुआ कि देश में बकरी पालन के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। खेती के दौरान हमारे किसानों को कई बार धन की आवश्यकता होती है। ऐसे में इस धन की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था। कई बार साहूकारों के जाल में भी वो फंस जाते थे, लेकिन अब उनके पास है किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि उनके सच्चे दोस्त जैसा है। हमारे किसान कैसे किसान क्रेडिट कार्ड से लाभ ले सकते हैं, कैसे इसे बनवाया जा सकता है और किन किन चीज़ों में इससे हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए
बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको जानकारी दी कि कैसे हमारे किसान सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कृषि दर्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव से हमें और आत्मबल मिलता है, हम कार्यक्रम को और बेहतर कर पाते हैं। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।